गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है। इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा था। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी तक राज करने वाले गुप्तों ने शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा का युग शुरू किया। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और व्यापार फला फूला, जिसने भारत के सांस्कृतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। गुप्त साम्राज्य केवल एक राजनीतिक सत्ता से कहीं अधिक था, यह सीखने और नवाचार का केंद्र था। इस काल में प्रसिद्ध विद्वानों, कलाकारों और विचारकों का उदय हुआ, जिन्होंने विभिन्न विषयों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला और विज्ञान के प्रति गुप्तों के संरक्षण ने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां रचनात्मकता और ज्ञान फल फूल सके। यह निबंध गुप्त साम्राज्य के उल्लेखनीय इतिहास में तल्लीन करता है। यह साम्राज्य की स्थापना, विस्तार और इसके प्रमुख शासकों के योगदान की जांच करता है। निबंध आगे सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रशासनिक उपलब्धियों की पड़ताल करता है जो इस स्वर्ण युग की विशेषता थी। अंत में यह उन कारकों का विश्लेषण करता है जिनके कारण साम्राज्य का पतन हुआ और भारतीय इतिहास और संस्कृति पर इसकी स्थायी विरासत रही। गुप्त साम्राज्य की कहानी उन ऊंचाइयों का प्रमाण है जहां तक मानव सभ्यता पहुंच सकती है। यह नवाचार, रचनात्मकता और उत्कृष्टता की खोज की कहानी है। गुप्त काल को समझकर हम भारत की समृद्ध विरासत और दुनिया में उसके योगदान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। गुप्त वंश की उत्पत्ति कुछ रहस्य में डूबी हुई है। हम जानते हैं कि वे उत्तरी गंगा के मैदानों से आए थे, संभवतः वर्तमान उत्तर प्रदेश में। वे शुरू में एक छोटा शासक परिवार थे। उनका प्रारंभिक इतिहास उनके बाद के शाही वैभव की तरह अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं था। वंश के संस्थापक श्री गुप्त सापेक्ष अस्पष्टता से उभरते हैं। तीसरी शताब्दी के अंत में उनका शासनकाल गुप्त वंश की शुरुआत का प्रतीक है। हालांकि उनके शासनकाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के निर्माण के लिए नींव रखी। श्री गुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी घटोत्कच ने अपने छोटे से राज्य पर शासन करना जारी रखा। उन्होंने गुप्तों की शक्ति को और मजबूत किया। हालांकि उन्होंने अपने पिता की तरह अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं किया। घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने गुप्तों को शाही मंच पर पहुंचाया। चंद्रगुप्त प्रथम के नेतृत्व में एक क्षेत्रीय शक्ति से एक साम्राज्य में परिवर्तन तेजी से और नाटकीय था। रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य अभियानों के माध्यम से उन्होंने गुप्त साम्राज्य का काफी विस्तार किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से उनका विवाह एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिससे उन्हें बहुमूल्य संसाधनों और वैधता तक पहुंच प्राप्त हुई। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल गुप्त इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 320 ईस्वी में उनके सिंहासन पर बैठने से गुप्त कैलेंडर की शुरुआत हुई, जो राजवंश के महत्व को दर्शाता है। वह गुप्तों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ने की आवश्यकता को समझते थे। कुमारदेवी से उनका विवाह कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। लिच्छवी उस क्षेत्र में एक प्राचीन और सम्मानित राज्य थे। इस गठबंधन से न केवल धन आया, बल्कि लिच्छवी लोगों का समर्थन और उनकी सैन्य शक्ति भी मिली। चंद्रगुप्त प्रथम ने फिर पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन करते हुए सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। उसने वर्तमान बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उनके शासनकाल में गुप्त एक क्षेत्रीय शक्ति से विकसित होकर उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गए। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। गंगा के तट पर स्थित इस रणनीतिक स्थान ने गुप्तों को महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्रदान किया। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा होने के बावजूद गुप्त साम्राज्य की नींव स्थापित करने में महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने लगभग 335 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उन्हें एक बढ़ता हुआ साम्राज्य विरासत में मिला और वे एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और महत्वाकांक्षी शासक साबित हुए। समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य प्रतिभा और व्यापक विजय के लिए अक्सर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल व्यापक सैन्य अभियानों द्वारा चिह्नित किया गया, जिसने गुप्त साम्राज्य को अपनी चरम सीमा तक पहुंचाया। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में राज्यों को अपने अधीन करते हुए अपनी सेनाओं का नेतृत्व पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में विजय दिलाई। उनके सैन्य कारनामों का विशद वर्णन इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में मिलता है, जो उनके कौशल का प्रमाण है।
शिलालेख समुद्रगुप्त का वर्णन एक भयंकर योद्धा के रूप में करता है जिसने कई राजाओं को हराया था। उसने उत्तर में शक्तिशाली अहिच्छत्रों और नागों सहित शासकों को हराया। उन्होंने दक्षिण में भी सफल अभियान चलाए, दक्कन क्षेत्र के राज्यों को अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियां केवल विस्तार के बारे में नहीं थीं। वह एक चतुर शासक थे जो कूटनीति के महत्व को समझते थे। कुछ राज्यों पर कब्जा करने के दौरान उसने दूसरों के साथ गठबंधन किया, विवाह या श्रद्धांजलि के माध्यम से उनकी वफादारी हासिल की। इस बहुआयामी दृष्टिकोण ने एक विशाल साम्राज्य पर उनके नियंत्रण को मजबूत किया। भाग 5। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त गौरव का शिखर। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 380 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे। उनके शासनकाल को अभूतपूर्व शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष द्वारा चिह्नित गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय न केवल एक विजेता थे, बल्कि कला के संरक्षक और एक बुद्धिमान प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखा, साम्राज्य की सीमाओं को और मजबूत किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण जीत पश्चिमी क्षत्रपों के खिलाफ थी, जिन्होंने पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। इस जीत ने गुप्तों को आकर्षक पश्चिमी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्रदान किया, जिससे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिला। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार अपने वैभव और नवरत्नों की उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था, जो 9 असाधारण विद्वानों और कलाकारों का एक समूह था जो उनके संरक्षण में फले फूले। इनमें महान कवि कालिदास, खगोल शास्त्री वराह मिहिर और चिकित्सक धन्वंतरि शामिल थे। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास हुआ। कालिदास का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक शकुंतला इसी काल में लिखा गया था। खगोल, विज्ञान, गणित और चिकित्सा में प्रगति हुई। अजंता की गुफाएं बौद्ध विषयों को दर्शाती अपनी उत्कृष्ट भित्ति चित्रों के साथ इस युग की कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण है। भाग 6। कला और विज्ञान का उत्कर्ष। भारत में एक पुनर्जागरण। गुप्त काल में कला और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसकी तुलना अक्सर यूरोपीय पुनर्जागरण से की जाती है। साम्राज्य की शांति और समृद्धि ने बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान की। गुप्त स्वयं कला और शिक्षा के महान संरक्षक थे। विद्वानों और कलाकारों को अपने दरबार में आकर्षित करते थे। साहित्य के क्षेत्र में अभिजात वर्ग की भाषा के रूप में संस्कृत फली फूली। भारत के शेक्सपियर माने जाने वाले कालिदास ने इसी युग में अपनी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया। उनके नाटकों, जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत शामिल हैं, को आज भी उनके गेय, सौंदर्य, जटिल कथानकों और मानवीय भावनाओं में गहरी अंतर्दृष्टि के लिए मनाया जाता है। गुप्त स्थापत्य और मूर्तिकला के प्रबल संरक्षक थे। इस काल की मंदिर वास्तुकला ने पहले की शैलियों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान किया। उत्तर प्रदेश में देवगढ़ मंदिर और मध्य प्रदेश में दशावतार मंदिर गुप्त वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण हैं, जिनकी विशेषता जटिल नक्काशी, विशाल शिखर और विस्तृत प्रवेश द्वार हैं। गणित और खगोल विज्ञान गुप्त काल में नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा और सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने त्रिकोणमिति और बीज गणित में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कृति आर्यभट्टीय सदियों तक खगोलविदों के लिए एक मानक ग्रंथ बन गई। भाग 7। प्रशासन और अर्थव्यवस्था, समृद्धि के स्तंभ। गुप्त साम्राज्य न केवल अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा के लिए जाना जाता था, बल्कि अपने कुशल प्रशासन और संपन्न अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता था। गुप्तों ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जिसने साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित की। उन्होंने एक बड़ी स्थायी सेना बनाए रखी, लेकिन नियंत्रण के लिए गठबंधनों और जागीरदार राज्यों की प्रणाली पर भी भरोसा किया। साम्राज्य को भुक्तियों नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन पर राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी शासन करते थे। इन प्रांतों को आगे जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें विषय कहा जाता था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक विषयपति करता था। इस पदानुक्रमित प्रणाली ने प्रभावी शासन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित किया। गुप्त अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, जिसमें भूमि राजस्व शाही खजाने की रीढ़ था। हालांकि साम्राज्य के भीतर और विदेशी भूमि के साथ व्यापार और वाणिज्य भी फला फूला। गुप्तों ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जो उत्तर भारत को उत्तर पश्चिम में
रेशम मार्ग और पश्चिमी तट पर बंदरगाहों से जोड़ते थे। गुप्त अर्थव्यवस्था में गिल्ड्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कारीगरों और व्यापारियों ने खुद को गिल्ड्स में संगठित किया, जो उत्पादन और कीमतों को नियंत्रित करते थे। इस प्रणाली ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया। गुप्तों ने दीनार के नाम से जाने जाने वाले सोने के सिक्के जारी किए, जो अपनी शुद्धता के लिए अत्यधिक मूल्यवान थे और एशिया के अधिकांश हिस्सों में एक मानक मुद्रा बन गए। भाग 8। पतन, आंतरिक कलह और बाहरी खतरे। सभी साम्राज्यों की तरह गुप्त साम्राज्य को अंततः अपने चरम पर पहुंचने के बाद पतन का सामना करना पड़ा। 5वीं शताब्दी के अंत तक साम्राज्य के ताने बाने में दरारें दिखाई देने लगी। आंतरिक कलह, आर्थिक तनाव और बाहरी खतरों के संयोजन ने सत्ता पर गुप्तों की पकड़ कमजोर कर दी। पतन में योगदान देने वाले मुख्य कारकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कमजोर शासकों का उत्तराधिकार था। आंतरिक सत्ता संघर्ष और दरबारी साजिशों ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया, जिससे साम्राज्य बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील हो गया। निरंतर सैन्य अभियान, हालांकि शुरू में सफल रहे, अंततः साम्राज्य के संसाधनों को समाप्त कर दिया। एक बड़ी सेना को बनाए रखने की लागत और गुप्त दरबार की भव्य जीवन शैली ने शाही खजाने पर दबाव डाला। अंतिम झटका बाहरी आक्रमणों से आया, विशेष रूप से मध्य एशिया की एक खानाबदोश जनजाति हूणों से। अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाले हूणों ने गुप्त क्षेत्र में बार बार छापे मारे, साम्राज्य को कमजोर किया और अंततः उसके बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली। आंतरिक कलह और आर्थिक संकट से कमजोर हुए गुप्त शासक इन आक्रमणों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में असमर्थ थे। भाग 9। निष्कर्ष। गुप्तों की स्थायी विरासत। गुप्त साम्राज्य, हालांकि यह अपेक्षाकृत कम अवधि तक चला, भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसे स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। अभूतपूर्व शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा का समय। कला, साहित्य, विज्ञान और प्रशासन के क्षेत्र में गुप्तों की उपलब्धियां आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती हैं। गुप्तों ने एक अखिल भारतीय संस्कृति की नींव रखी, विविध क्षेत्रों को एक केंद्रीकृत शासन के तहत एक साथ लाया। उन्होंने संस्कृत को एक एकीकृत भाषा के रूप में बढ़ावा दिया और कला और स्थापत्य की एक शास्त्रीय शैली को संरक्षण दिया, जो एक अखिल भारतीय मानदंड बन गई। विद्वानों और कलाकारों के उनके संरक्षण ने ज्ञान और रचनात्मकता का विकास किया, जिसने एक स्थायी विरासत छोड़ी। गुप्तों का योगदान सांस्कृतिक दायरे से आगे बढ़ा। उनकी कुशल प्रशासनिक प्रणाली, केंद्रीकृत नौकरशाही और निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली पर जोर देने के साथ बाद के भारतीय साम्राज्यों के लिए एक मॉडल बन गई। उनकी आर्थिक नीतियां, विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य पर उनका ध्यान अभूतपूर्व समृद्धि और आर्थिक एकीकरण का कारण बना। हालांकि गुप्त साम्राज्य अंततः आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों के आगे झुक गया, लेकिन इसकी विरासत भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान को आकार देती रही। गुप्तों की उपलब्धियां भारत के गौरवशाली अतीत और उसकी महानता की क्षमता की याद दिलाती है। उनकी कहानी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और उत्कृष्टता की खोज के प्रमाण के रूप में खड़ी है। कृपया हमारे चैनल यूपीएससी जोन को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।